नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हैं, अभिजीत चौहान है कोटक सिक्योरिटीज से, और केरिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड अजय केरिया हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। साथ ही हमारे साथ जो भी किसान अभी इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए सलाह है, अगर उनके पास भी कोई शिकायतें हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। कल एक किसान लाइव भी जुड़े थे जिन्होंने अपनी ऑर्गेनिक खेती के बारे में हमें बताया था। तो हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से लगातार आप अपने सवाल हमें भेजें और अपनी शिकायतें भी भेजें। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक मंच प्रदान करें, स्वदेश का मंच आपके लिए ऐसा मंच बने जो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। चलिए वापस लौटते हैं वायदा बाजार की ओर। आज अगर चाल देखें गोल्ड और सिल्वर की तो अच्छी रिकवरी लौटी है, खास करके चांदी में। केरिया जी, चांदी काफ़ी अच्छी शार्प रिकवरी हम देख रहे हैं चांदी में। लग रहा था कि ये मुनाफा वसूली गहराएगी। शाम के सत्र के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट देखे गए थे कि हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट बढ़े। क्या लग रहा है, क्या वापस से गिरावट, वापस से मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन रही है, या चांदी की जो रिकवरी है उस पर भरोसा कर ले और राइड करे तेजी के साथ? आपकी राय क्या बन रही है केरिया जी? नमस्कार विश्वम जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम देखें, कल काफी बड़ा दिन था जहाँ पे हमने देखा फेड की जो अपडेट आई थी वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैंने कहा भी था कि 0.25 का ही रेट कट आना चाहिए, उसके बियॉन्ड अभी डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि जो स्टेटमेंट्स आए हैं वहां पे बताया जा रहा है कि अनदर 0.5 का रेट कट 2025 में देखा जाएगा, बट वो डेटा ड्रिवन रहेगा। उसी को रिएक्ट करते हुए हमने देखा कल सोने और चांदी में, कल रात 11:30 बजे से ही हमने इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन आते हुए देखा। चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग जरूर है, बट जिस ढंग से $43 से रिजेक्शंस आए हैं, आई डाउट कि ये सस्टेन नहीं करना चाहिए। टेम्पररी मुझे लगता है कि ये 40-20 का एक सपोर्ट जरूर ले रहा है, बट आने वाले हफ्तों में हम एक बार टेम्पररी करेक्शन देखेंगे जो 38, 50, 39 तक भी आ सकता है। आप देखिए, बेस मेटल में भी हमने इसी का एक करेक्टिव मूव आते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स में कल हमने गिरावट जरूर देखी थी, बट कहीं ना कहीं वापस प्राइजेस अपलिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, वाई ओ वाई 50% के करीब की तेजी देख चुके हैं। तो आई थिंक गिरावट कंटिन्यू रहेगी। हाँ, हमने हायर से अभी तक 5,000 रुपए की गिरावट देखी है, तो थोड़ा टेक्निकल पुल बैक आता भी है। पर मेरा मानना है अभी भी सोने और चांदी में थोड़ा सा ठहराव है और गिरावट रहेगी, तो कॉशियस रह ही काम करना चाहिए। चलिए अपने दर्शकों के सवाल भी ले लेते। कल बहुत सारे सवाल रह गए थे, आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम सवाल ही ले। ओम प्रकाश है बिहार से, सोने में क्या करना चाहिए? बीरेन सर, क्या करना चाहिए सोने में? सोने में भी रिकवरी लौटेगी, हरे निशान में लौटने वाला है सोना, उम्मीद करें तेजी के साथ जाए, या अभी बिकवाली और बची है? एक दो दिन का अगर किसी का व्यू है तो थोड़ा डाउनसाइड है, बट इसकी जो ओवरऑल थीम है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इश्यू है, डॉलर डी डॉलराइजेशन या रिस्क प्रीमियम या वॉर्स, वो अभी भी बरकरार है। तो धीरे धीरे गोल्ड प्रोबेबली 1,10,000, 1,12,000, 1,15,000 ऐसे पाथ टू लिस्ट रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं वो अपसाइड रहना चाहिए नियर टर्म में। अगले दर्शक है हमारे साथ, विनय सुखीजा हैं। क्या सोने में निवेश करना चाहिए क्या? अनुज जी, आपकी राय क्या होगी? विनय जी के लिए क्या सलाह देंगे आप? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड में निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड, अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो 3800 से लेकर $4,000 तक आ सकता है। बट हाँ, ये है कि कल जो इवेंट खत्म हुआ है, इवेंट ओवर हो गया है, तो उसका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे डाइल्यूट हो सकता है। तो हमें लगता है कि कुछ गिरावट यहाँ पर आ सकती है। अगर प्राइस नीचे आपको $3,550, $3,580 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेंड बनाना चाहिए। नो डाउट कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो सोने में जो भी गिरावट आती है वहां पर निवेश करना एक अच्छा स्टेप होगा। स्टेप होगा। हर गिरावट पे खरीदने की सलाह अनुजी की तरफ से आ रही है। हालांकि आज के लिए एक कॉल है अनुजी की, सेल कॉल है। 1,10,500 के लेवल पे करना है, यानी रिकॉर्ड के आसपास। वहां तक अभी भाव नहीं पहुंचा है, वहां पर आने दे, उसके बाद आप सोचे। अगले दर्शक है विकास जैन है कोटा राजस्थान से। सोना और चांदी क्या और बढ़ेगा क्या? अभिजीत जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? विकास जी को क्या सलाह देंगे आप? कंपैरेटिवली सिल्वर मैं कहूँगा, हाँ गोल्ड अभी भी तेजी में ही है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है।
नीचे में जब तक नियरेस्ट उसका सपोर्ट है 1,08,100 का, 1,08,100, वो जब तक ब्रेक होता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हम लोग बाय साइड में ही रह सकते हैं। हाँ, अगर वो क्लोज होता है ब्रेक होके तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट हाँ, गोल्ड में तेजी ही है। सिल्वर में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, बट गोल्ड में यस, अभी भी ट्रेंड बुलिश ही है। अभी भी ट्रेंड आपको बुलिश ही नजर आ रहा है। मनीष है बिहार पटना से, गोल्ड और सिल्वर पर ही राय जानना चाह रहे हैं। मैक्सिमम कॉलर आज गोल्ड सिल्वर पे ही सवाल पूछ रहे हैं। बीरेन सर, क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर पे, इनको क्या करना चाहिए मनीष जी को? कॉपर का सेल ऑफ देखते हुए एक यहाँ हल्का सा लो वॉल्यूम ट्रेड में सिल्वर में स्पाइक ऑन रैली यानी 1,27,700 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 1,30,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव 124.50 के आसपास रख सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में केडिया जी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर अभी तक जो जंप आया था दैट वाज ए टेक्निकल जंप। आज इन्वेंट्री का डेटा, इन्वेंट्री बढ़कर आनी है। जिस ढंग से कच्चे तेल में दबाव है, नेचुरल गैस में भी दबाव बनेगा। रिसेंटली हमने जो बाउंस देखा था वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यूरोप में अगर आप गैस कैपेसिटी या गैस स्टोरेज देखेंगे तो करीबन 83.76% के आसपास का हम देख रहे हैं कि YoY अगर हम कंपेयर करते हैं तो गैस स्टोरेज काफी बढ़ा हुआ है। हालांकि 93 के कंपैरिजन में आपको कम दिखेगा, बट इन्होंने रिवाइज डाउन कर दिया है। वहीं फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि 90% के ऊपर की स्टोरेज हो चुकी है। तो आई थिंक ये फंडामेंटल साइड एज ऑफ ना कोई बड़े स्ट्रेंथ नहीं है। इनकेस अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं होता है तो वहां पर दबाव रहेगा। इसके लिए 270 का पुट लेके चलिए, 5 रुपए में 10 का टारगेट रहेगा। अगर आप फ्यूचर में भी कर रहे हैं तो आज इन्वेंट्री का डेटा थोड़ा सा देखकर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, जहां पे 275 पे आपको बिकवाली करके चलना है। मतलब अभी 73.50 चल रहा है डेटा के टाइम पे। अगर ये 275 के करीब आता है तो बेच के चलिए। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा। 265 तक के टारगेट हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। तो ये सलाह नेचुरल गैस में हर्ष के लिए केडिया जी की तरफ से आ गई है। सिद्धार्थ हैं कानपुर से, कॉपर में एंट्री के लिए सही प्राइस और सही एंट्री पॉइंट क्या होगा? टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। वीरेंद्र सर, कॉपर पर आपकी राय चाहिए सिद्धार्थ जी को। मैं 895 के आसपास इसमें बाइंग प्रेफर करूंगा। 915-16 का लक्ष्य रहेगा। 890 888 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अरविंद जैन है राजस्थान से। चांदी पे चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग व्यू दे, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? चांदी में और तेजी बची है या और गिरेगा? एक कंप्लीट राय चाहिए। अनुज जी, आप बता दीजिए चांदी पर एक कंप्लीट राय इनको। देखिए, चांदी में डेफिनेटली नो डाउट की ट्रेंड पॉजिटिव है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चांदी का भाव आपको जल्दी ही 45 से लेकर 48 डॉलर तक दिखा सकता है। हालांकि अभी प्राइस थोड़े ओवरबॉट है और जो इवेंट खत्म हुआ है उसका प्रीमियम यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार प्राइस अगर 40 डॉलर तक मिलते हैं आपको चांदी में तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही 45 से लेकर 48 डॉलर तक के आपको लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय चाहिए। अभिजीत जी, कॉपर पर आपकी राय क्या बन रही है? कॉपर में अगर पोजिशनल बाय करना है, मतलब पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो एक 900 के आसपास एक बाय कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप आपको छोटा सा अगर स्टॉप लेना है तो 895 का स्टॉप रख सकते हैं और 1:2 का टारगेट यानी 910 912 तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो, 900 के आसपास बाय कर सकते हो कॉपर को। ओके, 900 बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। 900 का लेवल दिखे वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। मोइन है सूरत से, दिवाली तक सोना क्या 1,20,000 और चांदी 1,50,000 रुपए तक जा सकती है क्या? केरिया जी, आपका नजरिया क्या है? दिवाली तक के क्या टारगेट आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? जब हमने टारगेट लिए थे वो पूरे ब्रिज हो चुके हैं मार्केट, और जितने भी फैक्टर्स अब तक हमने देखे थे वो सब डिस्काउंट है। चाहे फेड की बैठक है, चाहे हम जियो पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें, टैरिफ की बात करें, तो आई थिंक कि ये लेवल से और 5-10% बढ़ना बहुत डिफिकल्ट दिखाई दे रहा, अनलेस एंटिल कुछ नया ट्रिगर नहीं आता है। तो आई थिंक पहले एक छोटा करेक्टिव डीप आ जाए, करीबन 1,05,000 1,04,000 का सोने में, फिर एक रिव्यू कीजिए। बट फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी अभी तेजी बाकी रहेगी, अनलेस एंड कुछ नया इवेंट है। हाँ, चांदी में मैं अभी भी बुलिश हूँ, बट इवन चांदी में भी मेरा मानना है कि एक बार अगर थोड़ा करेक्शन 8-10% के आसपास का आ जाता है
करीबन समझो एक कंजर्वेटिव भी 1,12,000 के आसपास, वो एक लेने का मौका रहेगा, जो ऊपर में थोड़ी लंबी अवधि में वापस आपको 1.5 लाख भी दिखा दे। बट टाइमिंग मुझे लगता है दिवाली तक थोड़ा वेट कीजिए, आपको सस्ता मिल सकता है सोना। एग्रेसिव होकर ये लेवल में मत कीजिए, जो कमोडिटी आप 50-50 तक का हम साल भर में बढ़ चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म अभी भी सब जगह इंटैक्ट ही दिखेगा, बट करंट लेवल से थोड़ा वेट कीजिए। ओके, विकास है, क्वेश्चन सेम ही है, सोने चांदी के दाम और बढ़ेंगे क्या? अनुज जी एक बार फिर से राय दे दीजिए, बार बार सवाल इसी तरह के आ रहे हैं। विकास जी के लिए क्या राय है गोल्ड और सिल्वर पर? देखिए, अगर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी करेक्शन यहाँ पर आ सकती है, जहां पर हमने दोनों में ही सेल कॉल भी दिया है। बट हाँ, अगर ये पोजिशनल तौर पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको वेट करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत इंट्राडे 1-2 दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पर अगर चांदी आपको $40 तक मिलती है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड अगर आपको $3550 $3580 तक मिलता है तो वहां खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। तो जो कंपल्सिव ट्रेडर है, जिनको ट्रेडर करना है इंट्राडे में, तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। गोल्ड सिल्वर दोनों में बिकवाली का कॉल है, बट जिसको खरीदारी करनी है केवल और थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं, तो $40 तक वेट करें चांदी का और $3550 तक वेट करें गोल्ड का, वहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए आ गई है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सोयाबीन मार्केट का आउटलुक समझेंगे। यूएस के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसमें क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या वहां से सोयाबीन इंपोर्ट को लेकर भी बातचीत हो रही है, ये भी चर्चा करेंगे। सोफा के ईडी हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब बात कर लेते हैं अगले दर्शक के सवाल की। हमारे साथ अगले दर्शक है किशोर हैं गांधीनगर से, चांदी में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, ऑप्शंस की रणनीति क्या है चांदी में आज? देखिए, जिस ढंग से वॉलिटिलिटी है तो ऐसे समय में ऑप्शन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। कल भी हमने देखा चांदी में करीबन पिछले 2-3 दिनों में एवरेज 3 से 4,000 पॉइंट का मूवमेंट है। जैसे कि मेरा व्यू है थोड़ा सा मार्केट करेक्टिव मोड पे है, तो ऐसे समय में पुट के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर चांदी मिनी की बात करें तो 1,27,500 का आप पुट लेके चलिए 1,700 रुपए में, जहाँ पे स्टॉप लॉस 1,400 का रहेगा और टारगेट 2,300 का रहेगा। की पुट खरीदने की सलाह 1,27,500 के स्ट्राइक की, 2,300 तक का इसका टारगेट देख रहे हैं केडिया जी। अगले दर्शक है हमारे साथ मुकेश है जैसलमेर राजस्थान से, सोया तेल में आगे क्या लग रहा है? बीरेन जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बीरेन जी से पूछकर बताइए कि सोया तेल में आगे क्या होगा सर? इसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि पाम की तुलना में ये डिस्काउंट में है। कच्ची घानी सरसों की तुलना में भी काफी डिस्काउंट में है। तो ये जो गैप है वो सोयाबीन ऑयल की फेवर में नैरो डाउन होगा। तो यहाँ से 30-40 रुपए की तेजी हम देख रहे हैं। अभी 1260 का भाव है रिफाइन का, वो 1300-1305 होना चाहिए फेस्टिव सीजन में, यानी दिवाली के आसपास। लेकिन सोयाबीन की और एक्सटेंसिव रिपोर्ट समझाने के लिए हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। सर, ये दाम काफ़ी सोयाबीन के कम है, 42-4300 जैसा आप कह रहे थे मंडियों में भाव है, जो एमएसपी से करीब करीब 20% नीचे है। जो नए सीजन के लिए जो एमएसपी का सरकार ने ऐलान किया था 5,328 का, वहाँ से देखे तो करीब 20% नीचे है। क्या हो रहा है सर, ये दाम में कुछ उम्मीद है क्या रिवाइवल की? दाम पे तो मैं आपको पता है बात नहीं करता, लेकिन सोयाबीन के दाम फैसला करते हैं तेल का और डीओसी का भाव। तो जब तक डीओसी और तेल के भाव ऊपर नहीं होंगे तब तक सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी की गुंजाइश कहीं दिखती नहीं, क्योंकि सोया प्लांट वाले को सोया के बीन के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तेल और डीओसी बेचना है। तेल और डीओसी के भाव कम है तो सोयाबीन के भाव कम रहेंगे। अभी ना तेल के भाव बढ़ते दिख रहे हैं और ना ही डीओसी के भाव भी बढ़ते दिख रहे हैं। अगले सीजन के लिए जो डिमांड है, क्योंकि क्रॉप अभी आने वाली है और अच्छी खासी क्रॉप दिख रही है, हालांकि थोड़ी सी कुछ इश्यूज हैं एक्सपोर्ट का, क्योंकि यूडीआर आने वाला है, तो जो बड़ा एक्सपोर्ट यूरोप का है वो इतना अभी नहीं लग रहा है कि इतना हो पाएगा। तो सब मिला के इसीलिए ये प्रेशर है सोयाबीन के दामों पे। मंडी के भाव अभी भी एमएसपी से काफ़ी कम है। इनफैक्ट एमएसपी तो अगले महीने से 432 रुपये और बढ़ने वाली है। तो वहां तक पहुंचना मुझे तो बिल्कुल ही संभव दिखाई नहीं दे रहा है सोयाबीन के भाव। सर, जिस तरह की सप्लाई की आप बात कह रहे हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका की बम्पर सप्लाई है ग्लोबल मार्केट में, क्या लग रहा है, क्या बातचीत हो रही होगी, ट्रेड नेगोशिएशन जो हो रहे हैं यूएस के साथ, क्या एग्री इंपोर्ट को लेकर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।
हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि सोयाबीन और सोयाबीन मील पर एग्री में कोई समझौता सरकार नहीं करेगी, क्योंकि अगर सोयाबीन मील या सोयाबीन इंपोर्ट हुआ हिंदुस्तान में तो सोयाबीन के 50-60 लाख किसान और सोयाबीन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे 150-200 प्रोसेसर हैं, उनको उनका फ्यूचर बिल्कुल भविष्य खतरे में होगा। और हिंदुस्तान को सब और बड़ा नुकसान ये होगा कि हम अभी 1.5 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर सोयाबीन नहीं उगाएंगे तो जो मील हमको चाहिए 70-80 हजार करोड़ का, वो भी फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सोयाबीन इंपोर्ट करना किसी तरह भी देश हित में नहीं है। अभी देखिए हमारी एमएसपी $620 है। सोयाबीन की कीमत यूएस में, अर्जेंटीना में, सब जगह $418, $20, $25, $30 है। अगर फ्रेट वहां से लगा लें तो भी $470-80 है। तो उस कीमत पे अगर सोयाबीन हिंदुस्तान में आएगा तो हिंदुस्तान का सोयाबीन कौन खरीदेगा और कैसे खरीदेगा, कैसे खरीद पाएगा? इसलिए वहां पे कोई लॉजिक नहीं है कि सोयाबीन हम इंपोर्ट करें और या सोयाबीन मील इंपोर्ट करें। अगर हम अपने किसानों को एक खरीफ की फसल में कुछ बिल्कुल ही वंचित नहीं करना चाहते हैं, और मुझे लगता है अगर सोयाबीन इंपोर्ट हुआ तो सोयाबीन की खेती बिल्कुल खत्म, नष्ट हो जाएगी हिंदुस्तान से, और ये इंडस्ट्री भी एकदम इसके लिए कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। तो जो होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अब सरकार क्या करेगी? मुझे लगता है सरकार ने कई बार बड़ा क्लियर किया है। प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि हम एग्री इंपोर्ट में कोई वो नहीं करेंगे। अभी मुझे लगता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी बोला है कि हम उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अलग अलग जो क्यूज हमको मिल रहे हैं वो यही है कि सरकार इन 2-3 चीजों पे समझौता बिल्कुल शायद नहीं करेगी। तो यहाँ की पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ किसानी खेती भी सोयाबीन की बंद हो जाएगी अगर वहाँ से इंपोर्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि जिस भाव पे वो सोयाबीन बेच रहे हैं और हमारे यहाँ जो पैरिटी नहीं है, अगर वहाँ पर आप देखें तो सर वहाँ का जो भाव है 480 टन, इंडिया प्राइस का $640 प्रति टन के आसपास का है। इंडिया की जो एमएसपी है वो $620 के आसपास है, $20 बनती है। ओके, और वहां के भाव है $420 एफओबी, मतलब वो उनके किसान का भाव है। वो ओके। तो मैंने 420 तब होगा जब सोयाबीन यहाँ इंडिया में लैंड करेगा। तो अगर सोयाबीन इंडिया में $470, $75, $80 पे आएगा और हमारी 620 है, तो ये जो इतना भारी $140 पर टन का फर्क है, इसमें तो सोयाबीन का किसान, मतलब कोई सोयाबीन खरीदेगा नहीं अपने किसान से, कहाँ से खरीदेगा और क्यों खरीदेगा? बिल्कुल सही बात है। सर अपने यहाँ अभी फसल की क्या स्थिति है, सोयाबीन की फसल की, क्योंकि अब तो सीजन खत्म होने पे है। क्या कुछ नई रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की है क्या ग्राउंड की? हमने अभी एक रिपोर्ट कल सर्कुलेट की थी, प्रेस को भी भेजी थी। कुछ कंसर्न्स हैं सोयाबीन की क्रॉप को लेके। इस बार काफी सारा राजस्थान में काफी सारा एरिया में बहुत बड़ा डैमेज है। अभी मैं खुद नांदेड़ मराठवाड़ा होके आया हूँ कल, तो वहां भी काफी सारे लो लाइंग एरिया में पानी भरा हुआ है। तो कुछ क्रॉप डैमेज के डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं, क्रॉप डैमेज कुछ होगा। कुछ एरिया भी कम हुआ है हमारे हिसाब से 2-3%, सरकार के हिसाब से 5-6%। तो डेफिनेटली सोयाबीन की क्रॉप पिछले साल के मुकाबले शायद अभी जो स्थिति देख रहे हैं उसके हिसाब से कमी रहनी चाहिए। वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। येलो मोज़ेक वायरस की कुछ शिकायतें आ रही हैं, और ये जो पानी भरा हुआ है और जो डैमेज राजस्थान में से हो चुका है बिल्कुल, वो तो एक चीज ऐसी ऑलरेडी हो ही चुकी है। कुछ क्वालिटी, अगर पानी बहुत भरा रहा अभी तो क्वालिटी भी खराब हो सकती है। थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, बहुत बड़े नहीं, पर देयर आर सम इश्यूज, जिससे सोयाबीन की उत्पादन में थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। अभी फसलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हाल की जो बारिश हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। एमपी में तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, सामान्य से करीब 40% के आसपास ज़्यादा बारिश वहाँ पे देखने को मिली है। उसका नुकसान महाराष्ट्र में जो अगस्त सितंबर में कुछ बारिश ऐसी हुई जिससे भी फसलों को नुकसान हुआ है। और जहाँ तक ट्रेड डील की बातचीत है तो भारत कॉम्प्रोमाइज़ उस मुद्दे पर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल बुरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस भाव पर वो बेच रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ के किसानों को टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और एग्री कमोडिटी पे फटाफट से राय ले लेते हैं। मसालों पर केडिया जी, आपकी टॉप पिक क्या होगी? हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में आज हल्की तेजी तीनों में ही दिखी है। आगे क्या लग रहा है सर? छोटा जवाब दीजिएगा सर। देखिए, पूरे मसाले पैक की अगर बात करें तो धनिया, जीरा और हल्दी इसी लाइन में ये जाएगा। जैसे धनिया में हमने देखा काफी अच्छी तेजी आई, अभी भी मुझे लगता है फंडामेंटल काफी ठीक है। बाइंग कंटिन्यू जारी है, इसके लिए 8,300 पे लेंगे, 8,200 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, 8,500 तक के टारगेट हम धनिया में देख पाएंगे। वहीं जीरे में देखिए कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी प्राइजेस में लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग आ रही है। सामने अपकमिंग फेस्टिवल भी है,
तो 19,400 में लेंगे, 19,200 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 19,800 तक का टारगेट रहेगा। 20 तोड़ने में थोड़ा समय लगा सकता है। वहीं लास्ट अगर हम हल्दी की अगर बात करें तो डैमेजेस की रिपोर्ट है, जिसकी वजह से बार बार प्राइसेस को सपोर्ट तो मिल रहा है, बट 12 के नीचे जाते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। तो 12 के करीब मिले लेके चलिए, 11,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हायर साइड पे मुझे लगता है 12,400 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। बीरेन जी, आपकी टॉपिक क्या है मसालों में कहां आपका कन्विक्शन बाई साइड में मिल लग रहा है और सेल साइड में कहां? सेल साइड फिलहाल नहीं प्रेफर करूंगा। जीरे में मेरा बाई साइड का कन्विक्शन है। अनुज जी, आप ग्वार पे बता दीजिए। ग्वार आज भी 1% से ज्यादा कमजोर हुआ है। ग्वार में आगे और कमजोरी दिख रही है क्या आपको? और देखिए ग्वार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक ओवरसोल्ड जोन में है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्वार में आपको निचले स्तरों पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो 5,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 5,000 तक प्राइस आते हैं तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर आपको 5100 से लेकर 5150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ग्वार में रखनी चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स के साथ ग्वार में काम करें। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।